नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं भारत में जनसंख्या नीति का अध्ययन। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में धरातल, जलवायु, वनस्पति, मृदा का उपजाऊपन, जल संसाधनों की उपलब्धता व खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि में पर्याप्त विषमता मौजूद है। साथ ही देश में जनसंख्या के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में भी पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य है बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना। बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में कोई जनसंख्या नीति नहीं थी और ना ही उस समय की ब्रिटिश सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उस समय जनसंख्या स्थिर अवस्था में थी, यानी जन्म दर भी उच्च थी तथा मृत्यु दर भी उच्च थी। मृत्यु दर इसलिए उच्च थी कि उस समय ना तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी, ना ही लोगों को पोषण युक्त भोजन मिल पाता था और साफ सफाई पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए उस समय उच्च मृत्यु दर थी और इस उच्च मृत्यु दर के कारण लोग क्षतिपूर्ति के लिए अधिक संतानों को जन्म देना पसंद करते थे। इसलिए उस समय उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में किसी तरह की या कहें अधिक धनात्मक वृद्धि नहीं होती थी। परंतु 1930 के आसपास के विद्वानों ने, विचारकों ने, नेताओं ने इस बात का अनुभव किया या महसूस किया कि मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी धीरे धीरे चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित होने लगी, लोगों के खान पान में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। इन सब के कारण मृत्यु दर में गिरावट होने लगी और जब मृत्यु दर में गिरावट होने लगी तो जनसंख्या भी धनात्मक रूप से बढ़ने लग गई। इसे तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय मैसूर राज्य और चेन्नई में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के या कहें परिवार कल्याण के कुछ क्लिनिक खोले। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योजना समिति ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ सुझाव दिए, जिनमें से प्रमुख सुझाव निम्न है। 1, उस समय प्रचलित बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करना, यानी उस समय में लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे और वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का एक कारण था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योजना समिति ने यह सुझाव रखा कि बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया जाए, इससे संबंधित एक कानून बनाना चाहिए। दूसरा सुझाव था विवाह की उम्र में वृद्धि करना, यानी अधिक उम्र में लोग जब विवाह करेंगे तो प्रजनन काल छोटा रहेगा और प्रजनन काल छोटा रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। तीसरा सुझाव था परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति घोषित करना, यानी परिवार नियोजन या कहें परिवार कल्याण को राष्ट्रीय योजना का एक हिस्सा बनाना या इसे राष्ट्रीय नीति घोषित करना। और चौथा महत्वपूर्ण सुझाव था नसबंदी कार्यक्रम लाना, ताकि परिवार के आकार को सीमित रखा जा सके। लोग संतान उत्पत्ति को ईश्वर की देन न मानकर अपने तरीके से परिवार को आकार दें और इसके लिए नसबंदी कार्यक्रम लाना जरूरी है। ये भी
योजना समिति का एक सुझाव था। साथियों, भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता के पश्चात स्वीकार किया गया। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि 1951 से 1956 के बीच रही, इस पंचवर्षीय योजना में जन्म दर को कम करने, परिवार नियोजन को अपनाने तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए, किंतु फिर भी जनसंख्या तीव्र गति से ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस समय तक भारत की जनसंख्या एक विशाल आकार ले चुकी थी, जिसे अचानक उसकी वृद्धि को कम करना आसान नहीं था। साथियों, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक जोर दिया। सरकार ने माना, जब अधिक से अधिक संख्या में लोग परिवार नियोजन को लेकर शिक्षित तथा जागरूक होंगे, तब वे स्वयं ही परिवार नियोजन को अपनाने लगेंगे। और यह बात सही भी है, आप भी इस बात से सहमत होंगे। जब लोग परिवार नियोजन को लेकर शिक्षित तथा जागरूक होंगे, वे जानेंगे कि छोटे परिवार के क्या फायदे हैं और बड़े परिवार के क्या नुकसान है। जब इन सब चीजों के बारे में वे शिक्षित तथा जागरूक हो जाएंगे, तब वे निश्चित ही परिवार नियोजन को अपनाने लगेंगे। इस प्रकार तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक जोर दिया। परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उस समय एक नया मोड़ आया, जब 1971 में सरकार गर्भपात को लेकर एक कानून लाई। साथियों, बताना चाहूंगा, सरकार शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1971 में गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून लेकर आई। इस कानून में कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ गर्भपात को कानूनी करार दिया गया। इसमें जिक्र किया गया है कि किन परिस्थितियों में गर्भपात करवाया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जैसे गर्भ के ठहराव की अवधि। गर्भ के ठहराव की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 12 सप्ताह से कम की अवधि है तो ऐसी स्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। यदि गर्भ के ठहराव की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है किंतु 20 सप्ताह से कम, ऐसी स्थिति में तब करवाया जा सकता है यदि गर्भपात नहीं करवाया और इससे महिला का जीवन खतरे में पड़ सकता है, या फिर उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। इसके अलावा गर्भाधान का कारण जैसे बलात्कार आदि की स्थिति में भी गर्भपात करवाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी दंपति ने परिवार नियोजन को लेकर गर्भ निरोधक तरीके को अपनाया किंतु वह विफल हो गया, ऐसी स्थिति में भी गर्भपात करवाया जा सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी 1971 के गर्भपात कानून की। इस कानून ने परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण में एक बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है।
वर्ष 1976 से पहले तक सरकार द्वारा परिवार नियोजन को लेकर चलाए गए अनेक कार्यक्रमों का कोई जनसंख्या नियंत्रण पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। इससे बाध्य होकर सरकार वर्ष 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर आई। ठीक है साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को राष्ट्रीय मानकर वर्ष 1976 में जब देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कई सिफारिशें की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशों के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे विवाह के लिए लड़कों की उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई। स्त्री शिक्षा तथा परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जनसंख्या शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया गया। परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना, यह भी इस नीति की प्रमुख विशेषता रही। इसके अलावा इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सबसे अहम विशेषता यह थी कि इसमें अनिवार्य परिवार नियोजन के प्रावधान को लागू करने की सिफारिश की गई, जो कि एकदम सही कदम था, किंतु इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसमें अनिवार्य बंध्याकरण को लेकर एक कानून लाने की सिफारिश की गई। इसको लेकर देश में आपातकाल लगा, सत्ता में परिवर्तन हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और जनता की सरकार आई। इस जनता की सरकार ने परिवार नियोजन को एक अनिवार्य न रखकर इसे स्वैच्छिक करार दिया। ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन उपायों पर जोर दिया गया। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई, जबकि सातवीं, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा शिशु स्वास्थ्य व गर्भ निरोधकों के प्रचार प्रसार पर अधिक जोर दिया गया और इससे संबंधित कई कार्य संचालित किए गए, कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई। ठीक है। बताना चाहूंगा, सरकारों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन को लेकर चलाए गए अनेकों कार्यक्रमों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी कमी तो आई, किंतु 1990 तक जनसंख्या विस्फोट की प्रवृत्ति यूं ही बनी रही। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई और इस नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जो प्रावधान किए गए, जो सिफारिशें की गई, वो इस प्रकार है। यहां पर हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के कुछ मूल बिंदुओं के बारे में जिक्र करेंगे। पहला, शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार तक लाना, यानी एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की शिशु मृत्यु दर को 30 तक लाना। बताना चाहूंगा, वर्ष 2000 के आसपास देश में शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार के लगभग थी, उसको घटाकर 30 प्रति हजार तक लाना। ठीक है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर 100 प्रति लाख से कम करना, यानी 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु को 100 से कम करना।
बताना चाहूंगा। वर्ष 2000 के आसपास देश में मातृ मृत्यु दर 250 प्रति लाख से ऊपर थी। इसके लिए ऐसे प्रयास करना कि इसको घटाकर 100 प्रति लाख तक लाना, यह भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तीसरा, प्रजनन दर को 2.1 तक लाना। बताना चाहूंगा, वर्ष 2000 के आसपास देश में औसत प्रजनन दर 3 से ऊपर थी, यानी एक भारतीय स्त्री अपने प्रजनन काल के दौरान 3 से अधिक बच्चों को पैदा करती थी। इस प्रजनन दर को 2.1 तक लाना, यह भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 का अहम बिंदु है। ठीक है। जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था में लाना, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। इसके अलावा जन्म दर, मृत्यु दर, गर्भधारण व विवाह का 100% पंजीकरण करना, यह भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। एड्स एवं संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना, सभी 6 रोगों की रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं के सार्वजनिक टीकाकरण की व्यवस्था करना, यह उपाय भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अन्य प्रावधानों में है हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं, खासकर शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं और गर्भ निरोधकों से संबंधित सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना, लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित अधिक से अधिक शिक्षित व जागरूक करना, ताकि लोग स्वयं के स्तर पर परिवार नियोजन को अपना सकें। बाल विवाह को रोकना, सरकार द्वारा ऐसे प्रयास करना ताकि किसी भी लड़के की 21 वर्ष से कम तथा लड़की की 18 वर्ष से कम की आयु में विवाह संपन्न ना हो। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी जनसंख्या नीति 2000 में यह भी प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, यानी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में पा सकेंगे। विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों का अनुपात 20% से कम लाना, यानी वे बच्चे, खासकर बालिकाएं, जो स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाती हैं, ऐसे बच्चों का प्रतिशत या कहें अनुपात को घटाकर 20% से कम लाना, यह भी जनसंख्या नीति 2000 का अहम बिंदु रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अन्य प्रावधानों में शामिल है प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यानी नए नए हॉस्पिटल्स खोले जाना तथा उनमें प्रशिक्षित स्टाफ की पूर्ति करना, ताकि प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। नसबंदी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, गरीब परिवार तथा लोगों को नसबंदी के लिए प्रोत्साहित करना, सुरक्षित गर्भपात संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना, यानी सुरक्षित तरीके से गर्भपात करवाने के लिए उनसे संबंधित आवश्यक सभी तरीके की सुविधाओं को बढ़ाना, जन्म पूर्व लिंग जांच कानून की सख्ती से पालना करना।
और इसके लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है। लेकिन आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आज वर्तमान में भी देश के सभी हिस्सों में चोरी छिपे अवैध तरीकों से जन्म पूर्व लिंग जांच का कार्य किया जाता है। इसे हमें रोकना होगा, क्योंकि ऐसा करने से जनसंख्या संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, खासकर लैंगिक संतुलन बिगड़ गया है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इन समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, जब तक सरकार के कार्यक्रम एक जनता के आंदोलन में नहीं बदलेंगे, जनता की प्रत्यक्ष इसमें भागीदारी नहीं होगी, लोग जब तक सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक लोग स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, देश हित में लोग फैसले नहीं लेंगे, तब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये सभी तरह के परिवार कल्याण के कार्यक्रम भी विफल रहेंगे। तो इसलिए हमें देश हित और व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए, बेशक हमारे पास चाहे जितने पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, लेकिन हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। इसमें देश का हित भी है और अपना निजी हित भी है। ठीक है, धन्यवाद।